So hello everyone, welcome you all on your very beautiful channel RT Academy and this is your mentor Komal Gupta. तो हम लोग क्या करने वाले हैं लेक्चर 4 ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। देख लीजिए हेडिंग पड़ी हुई है केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स एंड हेलो एरीन्स। तो जब भी हम केमिकल प्रॉपर्टी की बात करेंगे लेक्चर 3 में हमने पढ़ा प्रिपरेशन मेथड्स और फिजिकल प्रॉपर्टी। फिजिकल प्रॉपर्टी में हम लोगों ने पढ़ा था बॉइलिंग पॉइंट, सॉल्युबिलिटी एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट डाइपोल मूवमेंट, राइट। तो चलो स्टार्ट करते हैं केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ हेलो एल्केन्स। कैसी केमिकल प्रॉपर्टीज देते हैं हेलो एल्केन्स और हेलो एरीन्स। आगे बढ़ने पहले हम ये जान लेते हैं कि अगर मैं अल्काइल हैलाइड की बात करूं तो बेसिकली ये दो तरह की रिएक्शन देते हैं। पहले का नाम है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, एनएसआर रिएक्शन बच्चे, सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, शॉर्ट में ऐसे लिख देते हैं रिएक्शन को। तो न्यूक्लियोफिलिक मतलब एनएसआर टाइप की रिएक्शन, और दूसरी तरह की एलिमिनेशन रिएक्शन, और वो भी एलिमिनेशन में आपको एक ही रिएक्शन देखने को मिलेगी, दैट इज डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। क्या देखेंगे आप? डिहाइड्रो हैलोजिनेशन। तो बेसिकली ये दो तरह की रिएक्शंस अल्काइल हैलाइड्स और हेलो एल्केन्स देते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट मोस्टली जो रिएक्शन होती है दैट आर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। मतलब न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का मतलब एक न्यूक्लियोफाइल दूसरे न्यूक्लियोफाइल को क्या करेगा? सब्स्टिट्यूट करेगा, उसकी जगह ले लेगा, उसको हटाकर, राइट। तो चलो पहले की बात करते हैं, हम डिटेल वे में समझेंगे कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होती क्या है। तो बच्चे समझने से पहले अगर हम जाने कि जो एनएसआर टाइप की रिएक्शन होती है न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन जिसको बोलते हैं, वो आप दो तरीके से सीखने वाले हैं इस चैप्टर में। सबसे पहले को बोलते हैं SN1 और दूसरे को बोलते हैं SN2। बहुत बार बच्चों ने नाम सुना होगा SN1 मैकेनिज्म, SN2 मैकेनिज्म, और परेशान होते हैं, हमेशा कंफ्यूज होते हैं कि कौन सा SN1 है कौन सा SN2। प्रॉपर पूछा जाए कि बच्चे एक्सप्लेन करो तो आप में से बहुत कम बच्चे होंगे जो प्रॉपर्ली इसको एक्सप्लेन कर पाएंगे, लेकिन इस वीडियो के बाद आप पूरा 100% किसी को भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो SN1 की बात करते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं SN1। SN1 रिएक्शन बच्चे देखेंगे। SN1 का मतलब अगर मैं बात करूं SN1, SN1 का मतलब देखिए न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। नाम क्या है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन। और जो ये 1 लिखा हुआ है ना, ये पावर में जो 1 लिखा हुआ दिखता है, इसका मतलब होता है कि इस रिएक्शन की जो ऑर्डर है ये ऑर्डर को शो करता है, दैट इज 1। ये 1 क्या शो करता है? उस रिएक्शन के ऑर्डर को शो करता है कि ऑर्डर ऑफ द रिएक्शन विल बी द 1 फॉर SN1। अगर कोई रिएक्शन SN1 को फॉलो कर रही है तो उस रिएक्शन के लिए जो ऑर्डर होगा वो 1 होगा। अच्छा बच्चे, काइनेटिक्स में आपने पढ़ा ऑर्डर। क्या मतलब है ऑर्डर 1 होने का? इसका सिंपल सा मतलब ये है कि जो रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं, कितने भी रिएक्टेंट पार्टिसिपेट कर रहे हैं रिएक्शन में, लेकिन उनमें से सिर्फ एक ही रिएक्टेंट होगा जो पूरी रिएक्शन की रेट को डिसाइड कर रहा होगा। मतलब रेट डिटरमिनिंग एक रिएक्टेंट होगा वहां पर, दैट इज ऑर्डर 1। सिंपली अगर काइनेटिक्स नहीं पढ़ा है तो आगे चल के काइनेटिक्स पढ़ेंगे। इसका मतलब है ऑर्डर 1 होने का मतलब सीधा सीधा हम बात करते हैं, अभी डिटेल वे में बात करेंगे। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ऑर्डर 1 बेटा, अगर मैं बात करूं मॉलिक्यूलरिटी की तो ये यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन होता है। तो हम बोलते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर का कि एक मॉलिक्यूल ही यहाँ पर पार्टिसिपेट करता है। अब जरा आगे बढ़ते हैं कि क्या होती है आखिर ये रिएक्शंस, बड़े आराम से समझेंगे। मान लो मेरे पास अल्काइल हैलाइड है, हमने लिख लिया ये हमारे पास अल्काइल हैलाइड, ये अल्काइल हैलाइड। अब यहाँ पर सबसे पहले क्या होता है? सबसे पहले ये स्लो स्टेप होता है, और स्लो स्टेप में होता क्या है कि यहाँ पर देखो कार्बन और एक्स क्या है? हैलोजन। अब कार्बन और एक्स के बीच में क्या होगी? पोलैरिटी होगी, इलेक्ट्रोनेगेटिव का डिफरेंस होगा। ये क्या करेगा?
X अपनी जगह छोड़ देगा। मैं छोटा सा एग्जांपल बताऊंगी आपको आप ही के क्लासरूम का। मान लीजिए क्लासरूम में पहली बेंच पे आप बैठना चाह रहे हो, जरा ध्यान से देखना, अगर ये समझ गए तो SN1 SN2 कभी प्रॉब्लम नहीं करेगा। बेटा ये देखो, ये पहली बेंच है, यहाँ पर 3 बच्चे बैठे हुए हैं ऑलरेडी, ठीक। अब बेटा तुम आए आराम से घूमते टहलते क्लास में और तुम्हें उसी रो में बैठनी है, ये तुम हो, तुमको उसी रो में बैठना है। अब क्या करोगे? या तो तुम बड़े पावरफुल हो कि एक बच्चा अपनी जगह छोड़ दे, या तो तुम बड़े पावरफुल हो, बड़े स्ट्रांग हो, तुम्हारे डर से एक बच्चा जगह छोड़ दे और तुम वहां जाके बैठ जाओ। उसमें भी बेटा एक केस है कि मान लो एक बच्चे ने छोड़ दिया जगह, तो तुम या तो इधर बैठ सकते हो या फिर पॉसिबल है कि तुम बैक साइड जाके बैठ सकते हो दूसरी तरफ। तो एक बच्चा पहले जाएगा ना, तब जगह खाली होगी, तुम बैठो, क्योंकि सीट में तो 3 ही बच्चे बैठ सकते थे, जो सीट की कैपेबिलिटी एफिशिएंसी थी वो 3 बच्चों की थी। तो एक चीज ये, दूसरी चीज जरा समझते हैं। एक केस तो ये हुआ बेटा, दूसरा केस क्या हो सकता है? दूसरा केस ये हो सकता है कि यहाँ पर 3 बच्चे बैठे और तुमसे भी कोई डर नहीं रहा है, मतलब तुम्हारे डर से कोई बच्चा उठने वाला नहीं, अपनी जगह नहीं छोड़ने वाला है, तो तुमने क्या किया, तुम जबरदस्ती जाके यहाँ पर बैठ गए। थोड़ा बैठे, फिर क्या हुआ, धक्का मारना, खिसकाना शुरू किया और एक समय ऐसा आया कि तुम पूरी तरह से बेंच पे और तीसरा वाला अपने आप ही बाहर हो गया। पॉसिबल है, बहुत बार करते हो अपने क्लासरूम में, पहले बच्चे पहली सीट पे बैठने में। तो 2 केसेस, अगर ये 2 केसेस अच्छे से समझ में आ रहे हैं, ये हमारा है न्यूक्लियोफाइल। और बेटा जो छोड़ के चला जाता है ना, ये छोड़ के चला गया है, इसको बोलेंगे लीविंग ग्रुप। लीविंग ग्रुप, ठीक। तो कुछ कुछ कहानी समझ में आ रही है क्या, कि अगर जो स्लो स्टेप है, जो स्लो स्टेप है, क्या करेंगे, स्लो स्टेप में होता क्या है बेटा, ये हेलोजन मॉलिक्यूल लीविंग ग्रुप है, ये एक लीविंग ग्रुप है। लीविंग ग्रुप का मतलब पोलैरिटी जाता है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जाता है, ये क्या करेगा, ये बॉन्ड ब्रेक करके बाहर हो जाएगा। अगर बाहर हो गया तो देखो क्या बचता है, अच्छा बाहर होगा तो क्योंकि कार्बन के भी शेयर्ड इलेक्ट्रॉन अपने साथ लेके जाएगा, तो देखो क्या होता है, ध्यान से देखना है। यहाँ पर बेटा यहाँ पर क्या बचा, C, यहाँ पर C प्लस और ये ट्राइवेलेंट, और ये X इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन के, तो ये क्या हो जाएगा, X माइनस के रूप में चला जाएगा। ये क्या था, छोड़ के जाने वाला ग्रुप। याद करो 3 सीट में एक बच्चा तुमसे डर के चला गया, मतलब एक न्यूक्लियोफाइल ने दूसरे न्यूक्लियोफाइल को हटाया। अब दूसरी रिएक्शन क्या होगी बेटा, ये क्या बन गया, ये जब कार्बन पर प्लस साइन आ जाता है तो हम लोगों ने रिएक्शन मैकेनिज्म में पढ़ा है, ये बन गया कार्बोनियम आयन या कार्बोकेटायन, विच इज इलेक्ट्रोफिलिक इन नेचर। क्यों बेटा, इलेक्ट्रॉनों की डिफिशियंसी साफ दिख रही है तुम्हें। अब जैसे ही यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल मिल जाए, तो बच्चे न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल उस जगह जाकर अटैच होता है जहां पर डिफिशियंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हो। ये फास्ट रिएक्शन होती है, फास्ट का मतलब तुरंत, अगर न्यूक्लियोफाइल देखा कि कार्बोकेटायन है, तुरंत जाके अटैक कर देता है। तो क्या बन गया, बन गया अभी डिफिशियंसी में क्या जुड़ गया, न्यूक्लियोफाइल जुड़ गया और ये कार्बन की 3 बॉन्ड्स। मतलब ओवरऑल तुमने क्या देखा, ओवरऑल देखा कि X जो कि एक न्यूक्लियोफाइल, बेटा हैलोजन न्यूक्लियोफाइल्स होते हैं क्योंकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है, Cl Br-, तो न्यूक्लियोफाइल को एक दूसरे न्यूक्लियोफाइल ने, ये न्यूक्लियोफाइल कुछ भी हो सकता है बेटा, OH हो सकता है, Cn हो सकता है, जिसके पास लोन पेयर्स या एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन्स हों, दैट आर न्यूक्लियोफाइल्स। वो क्या कर सकते हैं, इसकी प्लेस ले सकते हैं, एंड दिस इज नोन एज SN1 रिएक्शन। SN1 किस लिए बोलते हैं बेटा, यहाँ पर 2 स्टेप, ये रिएक्शन कितने स्टेप में होती है, 2 स्टेप रिएक्शन होती है बेटा, 2 स्टेप रिएक्शन होती है। 2 स्टेप में एक स्लो स्टेप होता है और स्लो स्टेप ही हमेशा RDS होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जो पूरी रिएक्शन की रेट को डिसाइड करता है, ठीक है, कि कितने समय में वो पूरी करेगी। तो ये क्या है, RDS होती है स्टेप। अब जरा तुम जरा ध्यान से देखो कि RDS में कौन लोग हैं, कितने सबस्ट्रेट है, सिर्फ एक सबस्ट्रेट है, दैट इज एल्काइल हैलाइड। तो बच्चे अगर मैं रेट की बात करूं, ध्यान से समझना, मैं रेट की बात करूं
बात करूं रेट की, तो रेट किस पे डिपेंड करेगा? रेट डिपेंड कर रहा है सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे, दैट इज एल्काइल हैलाइड। क्योंकि स्लो स्टेप में कौन है? सिर्फ एल्काइल हैलाइड, और न्यूक्लियोफाइल कहाँ आया था? फास्ट स्टेप में। तो स्लो स्टेप में ही क्या होता है? आरडीएस होता है, रेट डिटरमिनिंग स्टेप, जहां से हम रेट को डिटरमाइन करते हैं। तो हम अगर पूछें कि रेट डिटरमिनिंग स्टेप किस बात पे डिपेंड करता है, तो बेटा रेट डिटरमिनिंग स्टेप इस बात पे भी डिपेंड करता है कि कार्बोकेटायन कितना स्टेबल है, मतलब कि स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटायन पे भी रेट डिपेंड करता है। ठीक, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकेटायन पे भी रेट डिटरमाइन करता है। तो रेट न्यूक्लियोफाइल पे डिपेंड नहीं कर रहा है, यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल पे रेट कैसा डिपेंड कर रहा है? डिपेंड नहीं कर रहा है ऑर्डर जी पे, सॉरी यहाँ पर क्या लिख सकते हैं? न्यूक्लियोफाइल लिख सकते हैं। ऐसे लिख लें, न्यूक्लियोफाइल की जब बात करेंगे तो रेट में कोई पार्टिसिपेट नहीं करता है। तो यहाँ पर आपने देखा कि ऑर्डर 1 क्यों कहा जाता है? क्योंकि रेट सिर्फ और सिर्फ एक ही सबस्ट्रेट पे डिपेंड कर रहा है, दैट इज Rx। ठीक है बच्चे, आगे चलते हैं। कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे ये SN1 हमारा डिपेंड करता है। चलो देखते हैं कौन से। SN1 फेवर्ड बाय, SN1 रिएक्शन को क्या कंडीशंस हैं, क्या चीजें हैं, क्या फैक्टर्स हैं जो फेवर करेंगे? तो पहला है नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप। बेटा नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप का मतलब है कि R जो है हमारा एल्काइल ग्रुप का R वो कैसा होना चाहिए। अब जरा ध्यान दो कि SN1 में क्या बना था? इंटरमीडिएट बना था कार्बोकेटाइन। इंटरमीडिएट क्या बना था? कार्बोकेटाइन। और कार्बोकेटाइन के लिए अगर एल्काइल ग्रुप, आपको पता है कि स्टेबिलिटी कार्बोकेटाइन की कितनी होती है? 3 डिग्री। मतलब कि जो एल्काइल ग्रुप है वो 3 डिग्री अगर एल्काइल ग्रुप हो तो ज्यादा फेवर करेगा एज कंपेयर टू 2 डिग्री, और सबसे कम कंपेयर करेगा, सबसे कम स्टेबिलिटी होगी 1 डिग्री। तो जो हमने अल्काइल्स लिए ना, अगर मैंने अल्काइल हैलाइड लिया है तो 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड लेंगे तो SN1 रिएक्शन बड़े अच्छे से फेवर करेगी। तो 3 डिग्री Rx होना चाहिए, 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड सबसे ज्यादा, देन 2 डिग्री Rx, देन 1 डिग्री Rx। तो सबसे पहली बात तो नेचर ऑफ एल्काइल ग्रुप कैसा होना चाहिए? सबसे ज्यादा स्टेबल कार्बोकेटायन जिससे फॉर्म हो। दूसरा नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप। अब किसके बारे में बात कर रहा है? लीविंग ग्रुप का मतलब जो हेलोजन एटम्स हैं वो जल्दी से कब छोड़ के जाएंगे ग्रुप को, जिससे कि कार्बोकेटायन बने और जिससे कि न्यूक्लियोफाइल आके अटैक करे। बात समझ में आ रही है? तो यहाँ पर नेचर ऑफ लीविंग ग्रुप मतलब कि बात कर रहा है हेलोजन एटम्स की। अब जरा ध्यान से देखना, मेरा ये R है और ये है X। बच्चे ये X जितना बड़ा इन साइज हो, जितना बिगर इन साइज हो, तो डिस्टेंस, भाई ये बॉन्ड ब्रेक करने की बात कर रहा है ना, X तभी तो जाएगा। और जितना ज्यादा बॉन्ड लेंथ हो उतने आराम से बॉन्ड ब्रेक किया जा सकता है। और बॉन्ड लेंथ कब बड़ा होगा? जब साइज में एटम क्या लगा हो? बिगर साइज का लगा हो। तो अगर मैं हैलोजन एटम की बात करूं तो मुझे पता है कि HCl Br ऑन गोइंग डाउन टू द ग्रुप, अगर किसी भी ग्रुप में आप नीचे की ओर जाते हो तो साइजेस क्या होती हैं? एटॉमिक साइजेस क्या होती हैं? इंक्रीज होती हैं, बढ़ती हैं। इसका मतलब फ्लोरीन छोटा, क्लोरीन थोड़ा बड़ा, ब्रोमीन और बड़ा, और आयोडीन सबसे बड़ा। तो अगर मैं लीविंग ग्रुप की बात करूं कि कौन बढ़िया सा लीविंग ग्रुप होगा, तो यहाँ से मुझे ये समझ में आया कि Ri alkyl iodide is a good leaving group, then RBr, then RCl and RF। क्या बच्चों ये पॉइंट समझ में आया अच्छे से कि क्यों लीविंग ग्रुप Ri बढ़िया है? क्योंकि आयोडीन का साइज बड़ा होता है एज कंपेयर टू अदर हेलोजन एटम्स। ठीक है, चलो नेचर ऑफ सॉल्वेंट, जिसमें आप ये रिएक्शन करवा रहे हो, किसी भी रिएक्शन को कराने के लिए कोई मीडियम चाहिए होता है, वो सॉल्वेंट कैसा हो। तो यहाँ पर एक नाम आता है, हाईली पोलर एंड प्रोटिक सॉल्वेंट। हाईली पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट होना चाहिए। अब जरा बात करें कि पोलर तो आपको पता है, जिसका डाइपोल मोमेंट कुछ हो, जीरो ना हो,
तो क्या बोलते हैं, पोलर बोलते हैं। अब प्रोटिक का मतलब होता है जिसमें प्रोटॉन प्रेजेंट हो, H आयन प्रेजेंट हो, H प्लस आयन, हाइड्रोजन प्रेजेंट हो। तो पोलर प्रोटिक में जैसे हम वाटर ले सकते हैं। वाटर की बात करें बच्चे तो वाटर में देखो, वाटर में क्या है, पोलैरिटी भी है भाई, देखो पोलैरिटी भी है, इसके लोन पेयर्स म्यू कितना होता है, म्यू इज नॉट इक्वल्स टू 0, पोलर बोलते हैं। तो प्रोटिक भी है क्योंकि H प्लस है। इसी तरह से और क्या हो सकता है, एसिड हो सकते हैं। तो H2O को हम क्या मान सकते हैं, हम H2O को मान सकते हैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट। अच्छा और क्या हो सकता है, अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। अल्कोहल्स भी हो सकते हैं। तो इस तरह के सॉल्वेंट में हम क्या करेंगे, पूरी रिएक्शन को कराएंगे। अगर हम बात करें कॉन्सेंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि हमने जो कॉन्सेंट्रेशन लिया है सॉल्यूशन का वो कैसा हो, जो कॉन्सेंट्रेशन है मतलब कि जो हमने सॉल्वेंट लिया, सॉल्यूशन बनाया, रिएक्शन करा रहे हैं, तो जो हमारा सॉल्यूशन है उसकी कॉन्सेंट्रेशन कैसी हो, बहुत थिक हो, बहुत गाढ़ी हो, बहुत कॉन्सेंट्रेटेड हो, या फिर डाइल्यूट हो। तो यस, यहाँ पर SN1 रिएक्शन में क्या करना है, अगर डाइल्यूट सॉल्यूशन हुआ तो वो SN1 को फेवर करता है। अब बात करते हैं स्ट्रेंथ ऑफ न्यूक्लियोफाइल। अब जरा बात बताओ तुम कि रेट और न्यूक्लियोफाइल क्या डिपेंड करता है। तुमको तो पता है कि न्यूक्लियोफाइल पर रेट डिपेंड ही नहीं करता है। इसका मतलब है तुम चाहे वीक न्यूक्लियोफाइल लो, तुम चाहे स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल लो, SN1 पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो क्या लिखेंगे, नॉट इन्वॉल्व इन RDS, रेट डिटरमिनिंग स्टेप पे कोई फर्क नहीं करता है। नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंट दैट इज नेचर ऑफ प्रोडक्ट। इसके लिए थोड़ा सा आपको ऑप्टिकल एक्टिविटी या ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म का नॉलेज होना चाहिए। चलो देखते हैं। बेटा नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात कर रहे हैं। अगर हम नेचर ऑफ प्रोडक्ट की बात करें तो आप बताइए कि जो इंटरमीडिएट बना था वो क्या था SN1 में। इंटरमीडिएट और पॉइंट वाइज पढ़ने वाले हैं, इज अ कार्बोकेटाइन। अब भाई कार्बोकेटाइन के पास एक शक्ति होती है, पता है, पावर होती है। क्या कि कार्बोकेटाइन में रीअरेंजमेंट का प्रोसेस हो सकता है। रीअरेंजमेंट क्या है, रीअरेंजमेंट है कि अगर तुम्हें पता है कि 3 डिग्री अल्काइल हैलाइड इज मोर स्टेबल, या कार्बोकेटाइन की बात करें तो 3 डिग्री कार्बोकेटाइन मोर स्टेबल देन 2 डिग्री देन 1 डिग्री। तो अगर कोई 2 डिग्री कार्बोकेटाइन है और उस एंटायर कंपाउंड में उसको एक ऐसी पोजीशन मिल सकती है जिससे कि वो ज्यादा स्टेबल हो जाए, मतलब सीधी सी बात कहने की है कि अगर वो 2 डिग्री से 3 डिग्री में कन्वर्ट हो सकता है तो वो रीअरेंज कर लेता है अपने अंदर के एटम्स को या मॉलिक्यूल को। इसी में तुम लोगों ने पढ़ा है हाइड्राइड शिफ्ट एंड मिथाइल शिफ्ट। तो ये जो शिफ्टिंग होती है दैट इज रीअरेंजमेंट, और ये होता क्या हो, टू एनहांस द स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन, राइट। तो अब क्या करेंगे, अगर कार्बोकेटाइन है तो बेटा अगर कार्बोकेटाइन इंटरमीडिएट है तो रीअरेंजमेंट भी पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट पॉसिबल। अब जरा ध्यान से देखो, दो नाम आएंगे बेटा। अगर रीअरेंजमेंट पॉसिबल है और यहाँ पर दो केसेस याद करो, मैंने तुमको बताया था कि अगर 3 बच्चे बैठे हुए हैं और एक बच्चा अपना जगह छोड़ दे तो क्या हो सकता है, इस न्यूक्लियोफाइल के पास ये पोजीशन होती है कि वो यहाँ पर भी आके बैठ सकता है या फिर न्यूक्लियोफाइल इधर भी आके बैठ सकता है, मतलब वहीं पर बैठ सकता है जहां पर से बच्चा हटा है या फिर जस्ट बैक साइड आके बैठ सकता है, 2 पोजीशन पे बैठ सकता है। अब यहाँ पर बेटा जो कार्बोकेटाइन है, अगर मैं तुमको कार्बोकेटाइन के बारे में पूछूं तो कार्बोकेटाइन आखिर होता कैसा है। देखो कार्बोकेटाइन 3 वैलेंसी के साथ कैसा होता है, प्लेनर होता है, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है। कैसा होता है ये, sp2 हाइब्रिडाइज्ड होता है, प्लेनर मॉलिक्यूल्स होता है। तो जब एक प्लेन में है बेटा तो पॉसिबल होता है कि न्यूक्लियोफाइल वहीं पर आके लग जाए, लाइक ये प्लेन है, ठीक है, ये प्लेन है, न्यूक्लियोफाइल वहीं पर आके लग जाए जहां से दूसरे ने लीविंग ग्रुप
हटा हो, मतलब मान लो यहाँ से लीविंग ग्रुप हटाया और ये न्यूक्लियोफाइल यहीं पे आके लग गया, सेम पोजीशन पे आके लग गया। या फिर दूसरी कंडीशन है कि प्लेनर है, प्लेनर का मतलब हो गया कि हो सकता है कि बैक साइड आके लग जाए। या फिर ऐसे जान लो कि मान लो ये x लगा था, x यहाँ से हटा और यहीं पर न्यूक्लियोफाइल आके लग गया, इसका मतलब सेम पोजीशन को अटेन कर लिया। या फिर जब प्लेनर है तो हो सकता है x हट रहा हो यहाँ से लेकिन न्यूक्लियोफाइल बैक साइड आके लग रहा हो। तो दो कंडीशन पॉसिबल है SN1 में, और इन्हीं दो कंडीशन को बोलते हैं रिटेंशन और इन्वर्जन। रिटेन करना, अपनी पोजीशन पे जब आके लग जाए, जहां से न्यूक्लियोफाइल हट रहा है वहीं पर दूसरा न्यूक्लियोफाइल आके लग जाए तो हम कहते हैं उस जो इन्वर्जन है उसका अपोजिट। तो रिटेंशन का मतलब अपनी पोजीशन को बनाए रखना, रिटेन करना, और ये पोजीशन होती है ऑप्टिकल रोटेशन की। मतलब आपने पढ़ा है RS कॉन्फ़िगरेशन। मान लो यहां पर दो चीजें हैं बच्चा, रिटेंशन और इन्वर्जन। मान लो मेरे पास, अच्छा ये दोनों कब होगा, ये दोनों तभी होगा व्हेन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट, वरना तो नहीं। व्हेन काइरल कार्बन इज प्रेजेंट तभी ऑप्टिकल एक्टिविटी वहां अराइज होगी। तो बच्चा आपने क्या बता कि हम इन्वर्जन और रिटेंशन की बात तब करेंगे जब हमारा जो एल्काइल हैलाइड है दैट इज काइरल। काइरल का मतलब समझते हैं, काइरल का मतलब होता है कि वो कार्बन सेंटर, वो कार्बन जिसकी चारों वैलेंसी से अलग अलग ग्रुप या एटम जुड़े हों, हम इस कार्बन को बोलते हैं काइरल। तो इन्वर्जन और रिटेंशन तो तब की बातें हैं, इन्वर्जन और रिटेंशन तब की बातें हैं। मान लो मेरे पास, मैं एग्जांपल ले लेती हूँ, मान लो मेरे पास एक एल्काइल हैलाइड है, मैं फिर से ड्रॉप बना लेती हूँ ऐसे। मान लो मेरे पास ये एल्काइल हैलाइड है, यहाँ पर लगा है A, B, C और ये X, ठीक। ये काइरल कार्बन है, ये काइरल कार्बन है। मान लो इसका कॉन्फ़िगरेशन हमने रोटेशन देखा तो क्या आया, R रोटेशन आया, और R और S के बारे में आप लोगों ने अच्छे से पढ़ा है, ये R आया है। और अगर यहाँ पर न्यूक्लियोफाइल क्या लग जाए, यहीं पर लग जाए जहां से X हटा, यहाँ पर आके न्यूक्लियोफाइल अटैच हो जाए, बाकी सब कुछ वैसा ही रहे, तो बेटा ये भी क्या करेगा, सेम कॉन्फ़िगरेशन को अटेंड करता है। इस कंडीशन को बोलते हैं हम रिटेंशन। रिटेन रख रहा है, अपने रोटेशन को क्या रख रहा है, रिटेन रख रहा है, तो इसको बोलते हैं रिटेंशन। और अगर बच्चे क्या करे, जहां से X हटा, मतलब कि ऐसे उसके बैक साइड आके लगे हमारा न्यूक्लियोफाइल, तो ये तो सेम रहेंगे, लेकिन अभी B क्या हो गया, इधर आ गया। अब यहाँ पर क्या होगा बेटा, अगर ये R था तो ये क्या हो जाएगा, S अगर हो जाए, अपोजिट इन्वर्ट हो जाए, बदल जाए, तो इसको बोलते हैं इन्वर्जन। तो रिटेंशन और इन्वर्जन दोनों ही पॉसिबल होते हैं हमारे SN1 रिएक्शन में। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट हमने यहाँ पर एक हेडिंग डाल रखी थी, नेचर ऑफ प्रोडक्ट। तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट के बारे में अगर हम बात करें तो नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, नेचर ऑफ प्रोडक्ट कैसा होगा, वैसे तो अगर काइरल नहीं है तो 3 डिग्री इज मोर स्टेबल, लेकिन इफ काइरल कार्बन इज प्रेजेंट, बात तभी करेंगे जब काइरल कार्बन होगा। इफ काइरल कार्बन इज प्रेजेंट तो ऑप्टिकल एक्टिविटी होगी और 50% चांसेस हैं बच्चा इन्वर्जन के। भाई प्लेनर है कार्बोकेटायन, न्यूक्लियोफाइल चाहे बैक साइड आके लग जाए तो इन्वर्जन, और 50% ही चांसेस होते हैं रिटेंशन के, कि अपनी पोजीशन को रिटेन रख सकता है। तो हम कहते हैं कि SN1 रिएक्शन में 50% इन्वर्जन और 50% रिटेंशन होता है, ठीक है। तो अभी गलत नहीं करेंगे आप लोग, इन्वर्जन और रिटेंशन अगर थोड़ा सा भी R और S कॉन्फ़िगरेशन नहीं आता है तो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म में आपने पढ़ा हो, ठीक है। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम बात करेंगे SN2 की। टिल देन एक बार रिवाइज करिए, इफ यू हैव एनी क्वेरी तो आप क्या करेंगे, कमेंट बॉक्स में डालेंगे, डिटेल बॉक्स में, राइट। चलो सी यू देयर।